डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 39। रणविजय और विधि की शादी। अपनी बेटी को बेटी समझता है और दूसरे की बेटी को अपनी इस हवस को बुझाने का जरिया। लड़की अगर राजी नहीं होती है तो उसे दवा देता है, उसे ड्रग देता है। बहुत शौक है ना तुझे ये सब करने का मासूम लड़कियों के साथ। वैसे तूने बहुत सी लड़कियों के साथ यह सब किया है, तो इसका थोड़ा बहुत अनुभव तुझे भी होना चाहिए। कैसा लगता है जब ड्रग का असर का नशा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब। उसे सामने बैठे हुए जयेश मकवाना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। लेकिन जैसे जैसे वह रणविजय की सारी बात सुनता है उसका चेहरा पीला दिखाई देने लगता है और वह छटपटाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रणविजय उसकी कोई भी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद रणविजय अपने आदमियों की तरफ देखा है जो कि जयेश के बगल में ही खड़े हुए थे। जैसे ही उसके आदमी उसका इशारा देखते हैं वह समझ जाते हैं और जयेश की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जयेश का डर के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। एक आदमी उसके मुंह पर लगी हुई पट्टी को खोल देता है जिससे जयेश अपना मुंह खोलकर कुछ कहने को था, लेकिन उससे पहले ही उसके मुंह में बहुत सारा व्हाइट कलर का पाउडर भर दिया जाता है। उसके इतना करने के बाद रणविजय उसे अपने इशारे से वहां से जाने के लिए कह देता है। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझ के तुरंत ही साइड हो जाता है। तुम मिस्टर जयेश मकवाना कैसा लग रहा है? इतना अच्छा ड्रग तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी यह ट्वीट पसंद आई होगी। उसके बाद वह उसे इस कमरे में छोड़कर निकल जाता है। जयेश को इतनी ज़्यादा ड्रग की क्वांटिटी दी गई थी कि जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। अगर उसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो वह मर जाएगा या फिर उसे वह सब करना होगा जिसके लिए ये ड्रग दिया गया था। लेकिन अफसोस कि रणविजय ने उसे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया था। ना तो उसके पास किसी लड़की को और ना ही किसी लड़के को रखा गया था और ना ही उसे किसी भी प्रकार की एंटीडोट दी गई थी। बाहर निकालने के बाद वह वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइविंग सीट के बगल में साहिल बैठा होता है। जैसे ही साहिल रणविजय को गाड़ी में बैठता हुआ दिखता है वह तुरंत ही बोलना स्टार्ट कर देता है। सर जाए, इसको भी नहीं पता है कि वह लड़की कहाँ से आई है। वह तो अपने क्रूज से वापस आ रहा था तो उसने उसे लड़की को वहां पर बेहोश देखा था, और जब उसे लगा कि उसे लड़की के साथ कोई भी वहां पर नहीं है तो वह उसे अपने साथ ले आया था। इसके अलावा उस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लगभग इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रणविजय को पता चलता है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। रोहित से मिलने के बाद वह वापस अपने ऑफिस जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ती है जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। जैसे ही रणविजय विधि को वहां पर देखा है वह हैरान रह जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि विधि किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं गई थी बल्कि वहां पर जो गायनेकोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट था वह उसे तरफ जा रही थी। विधि ने इस वक्त नॉर्मल व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। अपने बालों को उसने मेसी 1 में स्टाइल किया हुआ था जिससे वह काफ़ी ज़्यादा प्यारी और क्यूट दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ उसके चेहरे पर परेशानी और दुख भी दिखाई दे रहा था। जब वह गायनेकोलॉजिस्ट के ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो वहां पर एक नर्स उसे बैठने का इशारा करती है और थोड़ी देर में वापस आती है। मैडम, अब आपका नंबर आ गया है, अब जा सकती है। नर्स की बात सुनकर विधि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, लेकिन अचानक ही उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है और वह उदास चेहरे के साथ ऑफिस में एंटर करती है। आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मामा आपको इस दुनिया में नहीं आने दे सकती है। मैं जानती हूँ कि इसके लिए आप मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे, पर सॉरी बेबी। विधि जब ऑफिस में पहुँचती है तो वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर ने सारी तैयारी कर ली थी। वह मुस्कुराकर विधि की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम सच में इस बच्चे को रखना नहीं चाहती हो? ये तुम्हारा पहला बच्चा होगा। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा समय है, अगर तुम चाहो तो अपना ही फैसला बदल सकती हो। विधि अपने सर को नीचा कर लेती है, उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस फैसले को बदल नहीं सकती थी। उसके बाद विधि को बेड पर लेटा दिया जाता है और सारी तैयारी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर अपनी प्रोसीजर को शुरू करती है उससे पहले ही एक बार फिर से उस केबिन का दरवाज़ा जोर से खुलता है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर और विधि दोनों ही डर जाती है और जल्दी से वहां पर देखी है, जहां पर 4 से 5 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लेकर खड़े हुए थे और बीच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे लड़के को अचानक से वहां पर देखकर विधि और वह डॉक्टर दोनों ही घबरा जाती है। उसे रात विधि नशे की हालत में थी, इसलिए उसने रणविजय को देखा नहीं था। बस इतना पता था कि जिसके साथ भी उसने रात गुजारी है वह बुढ़ा नहीं था, क्योंकि जिस रूम के अंदर से बुद्ध ने उसे रखा था उसका इंटीरियर उसको अच्छे से याद था। उसे जिस कमरे में उसने अपनी आंखें खोली थी सुबह, उस रूम का इंटीरियर पूरी तरह से उसे रूम से अलग था। लेकिन विधि को दूर दूर तक यह अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ उसने रात गुजारी है वह कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा हुआ वह हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखने वाला यंग लड़का था। रणविजय की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वह गुस्से से घर कर डॉक्टर की तरफ देखा है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से 2 कदम पीछे लेती है। तभी उसे रणविजय की डरावनी आवाज सुनाई देती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर डॉक्टर सिर्फ बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसकी जान डेफिनेटली जा सकती है। इसलिए वह हिम्मत करके बोलती है, सर यह मैडम प्रेग्नेंट है, पर इन्हें यह भी अच्छा नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसा अबॉर्शन कर रही हूँ। जैसे ही रणविजय के कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि यहाँ पर विधि अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई थी, उसका जो ऑरा था वह एकदम से डार्क हो जाता है, जिसे महसूस करके न सिर्फ डॉक्टर बल्कि उसके साथ आए हुए उसके बॉडीगार्ड तक डर जाते हैं। रणविजय घुरकर गुस्से से विधि की तरफ देखा है और बोलता है, तुम ही अबॉर्शन नहीं करोगी? तुम्हें किसने हक दिया इसका फैसला अकेले लेने का? भले ही विधि को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई आकर उसकी जिंदगी के फैसले ले, और वह भी इतना बड़ा फैसला। आखिर सामने खड़ा हुआ वह इंसान होता कौन है, उसके बारे में ये सब बोलने वाला? तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? यह मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूँ। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खास करके तो तुम्हारी, जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। और अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर को और भी काम है जो उन्हें करने हैं, तुम जाकर अपना काम करो। उसकी बात सुनकर रणविजय, जो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह जल्दी से चलते हुए विधि की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जितना हक तुम्हारा इस बच्चे पर है उतना ही मेरा भी हक है इस पर। उसकी बात सुनकर विधि हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह इंसान खाने की क्या कोशिश कर रहा है। उसका भी इस बच्चे पर पूरा हक है, इससे उसका क्या मतलब है? विधि के दिमाग में अभी इन सवालों की उथल पुथल चल ही रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से रणविजय की दर्द देने वाली आवाज़ सुनाई देती है, यह मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। विधि जैसे ही रणविजय की यह बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह अपने आप को जल्दी ही संभाल लेती है और गुस्से से घूरकर रणविजय की तरफ देखती है और फिर उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है जिसे रणविजय ने पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह एक झटके के साथ अपने हाथ को रणविजय के हाथ में से छुड़ाती और बोलती है, देखो मिस्टर, जो कुछ भी उससे रात हुआ था वह सब नशे की हालत में हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस बच्चे को बिना शादी के इस दुनिया में लेकर आऊं। और उससे भी बड़ी बात, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह मेरी परमिशन से नहीं किया था। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूं, तो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना तो बहुत दूर की बात है। रणविजय हमेशा से ही सिंगल रहा था और उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई थी, इसलिए उसे लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है उसे बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वह किसी भी हालत में अपने बच्चों को बचना चाहता था। विधि की इतनी सारी बातों में से उसे बस एक बात समझ में आती है, और वह ये कि बिना शादी के वह इस बच्चे को अपनी दुनिया में नहीं लेकर आने वाली है। उसके बाद वह विधि को अपनी गोद में उठता है जबरदस्ती से। विधि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है।
डॉक्टर और बॉडीगार्ड दोनों ही यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम बेवकूफ़ इंसान, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे जाने दो मुझे। विधि रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि रणविजय को तो उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। वह पूरी तरह से बड़ा हो चुका था इस बात को लेकर। थोड़ी ही देर में वह विधि को लेकर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाता है और थोड़ी ही देर में उन दोनों की शादी हो जाती है। तुमने कहा था ना कि हमारी शादी से पहले तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी। तो ठीक है, अब हमारी शादी हो गई है। मुझे लगता है अब तो तुम्हें इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर और उसका एटीट्यूड देखकर विधि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपना हाथ उठाकर रणविजय को थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है। रणविजय रावत इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि कोई भी आकर उसको चोट पहुंचा दे। आज ही कर दिया है, आज के बाद कभी मत करना, वरना मैं भी नहीं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसकी बातें सुनकर विधि को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से घर कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आखिर तुम मेरे साथ यह सब कर क्यों रहे हो? जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे ड्रग दिया गया था। मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आती है ये बात। उसकी बातें सुनकर भी रणविजय पर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह विधि की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ पर है? अगर तुम चाहती हो तो मैं उनसे भी बात कर लूँगा इस बारे में। रणविजय की बातें सुनकर और उसके सवाल सुनकर विधि के चेहरे पर मायूसी आ जाती है और वह उसकी तरफ देखकर बोलती है, मेरा कोई भी घर नहीं है। अगर मेरा कोई घर होता तो मेरे साथ यह सब नहीं हुआ होता। मैं एक अनाथ हूँ। उसकी बात सुनकर रणविजय कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अब तो उसकी जिंदगी में भी कोई भी नहीं रह गया था और जो रिश्तेदार उसके थे वह बस मतलबी रिश्तेदार थे, जिनका होना ना होना उसकी लाइफ के लिए मायने नहीं रखता था। उसके बाद रणविजय विधि को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे घर में कैद कर देता है, क्योंकि जब भी वह बाहर जाती थी या कुछ भी करती थी तो उसे वह बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले काम ही करती थी। एपिसोड 40। उसकी बातें सुनकर विधि को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से घर कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, आखिर तुम मेरे साथ यह सब कर क्यों रहे हो? जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझे ड्रग दिया गया था। मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आती है ये बात। उसकी बातें सुनकर भी रणविजय पर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह विधि की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ पर है? अगर तुम चाहती हो तो मैं उनसे भी बात कर लूँगा इस बारे में। रणविजय की बातें सुनकर और उसके सवाल सुनकर विधि के चेहरे पर मायूसी आ जाती है और वह उसकी तरफ देखकर बोलती है, मेरा कोई भी घर नहीं है। अगर मेरा कोई घर होता तो मेरे साथ यह सब नहीं हुआ होता। मैं एक अनाथ हूँ। उसकी बात सुनकर रणविजय कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अब तो उसकी जिंदगी में भी कोई भी नहीं रह गया था और जो रिश्तेदार उसके थे वह बस मतलबी रिश्तेदार थे, जिनका होना ना होना उसकी लाइफ के लिए मायने नहीं रखता था। उसके बाद रणविजय विधि को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे घर में कैद कर देता है, क्योंकि जब भी वह बाहर जाती थी या कुछ भी करती थी तो उसे वह बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले काम ही करती थी। इसलिए रणविजय ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था और उसके साथ ही जब तक ओजस का जन्म नहीं हो गया था तब तक वह उसके ऊपर खास निगरानी रखता था। इस दौरान रणविजय ने विधि से कई बार जानने की कोशिश की थी कि वह कहाँ से है और किस फैमिली से बिलोंग करती है और वह यहाँ पर कैसे पहुंची थी, लेकिन जब भी रणविजय उससे बात करने की कोशिश करता था विधि उसे बुरी तरह से घर कर उससे बात करती थी और उससे कभी भी सही जवाब नहीं देती थी। हालांकि उन दोनों की शादी हो गई थी। ओजस के जन्म हो जाने के बाद रणविजय ने उसे बाहर जाने के लिए परमिशन दे दी थी और तब से ही विधि हर रोज शराब पीने लगी थी और उसी के साथ साथ दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। रणविजय ने उसे कई बार इस बारे में मना किया था, लेकिन वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी। फ्लैशबैक ओवर। नेक्स्ट मॉर्निंग। हमेशा की तरह रणविजय बहुत पहले उठ चुका था, लेकिन विधि उसके सीने से लगकर किसी छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, इसलिए वह चाहकर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पाया था और बस मुस्कुराकर विधि को देख रहा था। विधि सोते हुए सच में किसी छोटे प्यारे बच्चे की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी।
हालांकि वह जानता था कि जो कुछ भी उसने विधि के साथ किया था वह गलत था। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज इस दुनिया में ओजस नहीं होता। रणविजय की लाइफ में विधि से पहले कोई भी लड़की नहीं आई थी, और ओजस के आने के बाद तो उसे पूरी नई दुनिया ही मिल गई थी। तो वह फिर विधि से प्यार कैसे नहीं करता। पिछले 1.5-2 सालों तक विधि के बारे में पता लगाने के बावजूद भी जब उसे विधि के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था, तब उसने एक बात की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी, और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि विधि अमीर है या गरीब है, क्योंकि अगर उसकी कोई फैमिली होती तो वह अब तक अपनी फैमिली के पास वापस चली गई होती। यही सब सोचते हुए रणविजय प्यार से विधि की तरफ देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद जब रणविजय को लगता है कि विधि उठने वाली है, तब जाकर वह धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विधि की आंखें जैसे ही खुलता है उसके सामने रणविजय की मस्कुलर चेस्ट दिखाई देती है। क्योंकि रणविजय को रात में कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, वह सिर्फ लोअर पहनकर ही सोता था। अगर विधि कल रात नींद में वह सब नहीं बोल रही होती तो इस वक्त रणविजय सूफी पर सो रहा होता। लेकिन इस बारे में विधि को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि कल रात उसने रणविजय को सोफे पर सोते हुए देखा था और अब जब उसकी आंख खुली है तो रणविजय उसके साथ बेड में था। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी, क्योंकि उसने रणविजय को अपना पति मान लिया था और अपने पति की बाहों में उसकी पहली सुबह हो रही थी। एपिसोड 41। विधि की आंखें जैसे ही खुलता है उसके सामने रणविजय की मस्कुलर चेस्ट दिखाई देती है। क्योंकि रणविजय को रात में कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, वह सिर्फ लोअर पहनकर ही सोता था। अगर विधि कल रात नींद में वह सब नहीं बोल रही होती तो इस वक्त रणविजय सूफी पर सो रहा होता। लेकिन इस बारे में विधि को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह थोड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि कल रात उसने रणविजय को सोफे पर सोते हुए देखा था और अब जब उसकी आंख खुली है तो रणविजय उसके साथ बेड में था। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी, क्योंकि उसने रणविजय को अपना पति मान लिया था और अपने पति की बाहों में उसकी पहली सुबह हो रही थी। ये सोचकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी ही उसकी नज़र रणविजय पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हड़बड़ा जाती है। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, ये दूसरी बार था जब वह रणविजय के साथ सो रही थी। लेकिन यह एहसास पहले एहसास से बिल्कुल ही अलग था। जब रणविजय और वह दोनों ही एक बेड पर सोए थे तो वह बेड किसी और का नहीं बल्कि ओजस का था, और उसी समय रणविजय अपने कपड़े पहनकर सोया था, और आज रणविजय सिर्फ अपना लोअर पहनकर ही उसके साथ सो रहा था। ये सोचकर ही विधि के चेहरे पर हाय की लाली आ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, रणविजय जी तो रात को सोफे पर सो रहे थे ना, तो फिर इस वक्त वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए विधि रणविजय को देख रही थी, तभी उसे रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है। इतना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ। शायद कल रात तुम कोई बुरा सपना देख रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन जब तुम शांत हुई तो मैं वापस यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर और उसे जगा हुआ देखकर विधि एकदम से हैरान हो जाती है और जल्दी से उसकी बाहों से अलग होकर बैठकर दूसरे साइड पर जाकर बैठ जाती है। विधि को इस तरह से हड़बड़ी में अपने से दूर जाता हुआ देखकर अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वह कुछ कहता भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रणविजय उसकी बात सुनकर ना मैं अपना सर हिला देता है और फिर उठकर जिम चला जाता है। उसके जाने के बाद विधि अपने आप को ही डांटते हुए बोलती है, विधि क्या ज़रूरत थी तुझे उन्हें ये सब बोलने की। एक तो वह यहाँ पर तेरी मदद करने के लिए आए थे और तू उनको ही यह सब बोल रही थी। यार पर मैंने कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी यह सब। अब उन्हें मेरी सोच भी पढ़ना आता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। विधि यह सब सोचते हुए बेड पर से खड़ी होती है और जाकर बाथरूम में चली जाती है। वहां जाकर हमेशा की तरह वह पहले एक बकेट उठाती और उसके अंदर पानी भरती है और साथ में डिटर्जेंट डालकर अपने जितने भी कपड़े थे उन्हें सोख करने रख देती है। क्योंकि विधि का जब से पुनर्जन्म हुआ था उसने अपने कपड़ों को किसी और से नहीं धुलाया था और वह खुद ही अपने कपड़े धोती थी, और उसे वॉशिंग मशीन चलाना आता नहीं था, इसलिए वह पहले के ज़माने की तरह ही अपने कपड़े धोना पसंद करती थी। उसके बाद आराम से नहाकर वह जैसे ही तौलिया उठाती है उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि यह रूम उसका रूम तो नहीं था।
2-3 दिनों से वह अपने रूम में रह रही थी और इसलिए जब भी वह नहाने के लिए जाती थी तो हमेशा बिना कपड़े लिए ही जाती थी और तौलिया लपेटकर बाहर आ जाती थी और उसके बाद ही कपड़े बदलती थी। लेकिन आज वह अपने कमरे में नहीं थी बल्कि ऋग्विजय के कमरे में थी। और सोने से सुहागे वाली बात यह थी कि वह इस कमरे में आने से पहले अपने कपड़े लाना यहाँ पर भूल गई थी। वह किसी भी हालत में इस बाथरूम से बाहर तौलिया में लिपटी हुई तो जा नहीं सकती थी। ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था कि तभी उसकी नज़र वहां पर टंगी हुई वाइट कलर की शर्ट पर पड़ती है। और जाहिर सी बात थी कि यह रूम रणविजय का था तो ये शर्ट किसी और की हो नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी विधि को उसे शर्ट को पहनना पड़ता है। शर्ट पहन लेने के बाद विधि अपने सर को दरवाजे से बाहर निकलती है और देखते हैं कि कहीं रणविजय रूम के अंदर तो नहीं आ गया है। जब वह इस बात की पूरी तरह से तसल्ली कर लेती है कि रूम में कोई भी नहीं है तो वह राहत की सांस लेती है और जल्दी से अपना एक कदम आगे बढ़ाने के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ती है और फिर जल्दी से रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन शायद आज उसकी किस्मत ने कुछ अलग ही सोच रखा था। हाँ, जब विधि ने अपना सर बाहर निकाल कर रूम के अंदर यह चेक किया था कि रूम में रणविजय तो नहीं है, तो उस टाइम पर सच में रणविजय रूम के अंदर रही था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिम करने के बाद अपने रूम में वापस आया था लेकिन उसे रूम में विधि दिखाई नहीं दी थी। इसलिए उसे लगा था कि हमेशा की तरह वह बात लेने के लिए अपने रूम में चली गई है। जिम करने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उसने अपनी शर्ट को निकालकर सोफे पर ही पटक दिया था। और एक कॉल आया था जिसे अटेंड करने के लिए वह बालकनी में चला गया था। और जैसे ही विधि कमरे के अंदर एंटर करती है उसकी नज़र रणविजय पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका दिल धड़कन ही भूल जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसने क्या पहना है, इसलिए वह तुरंत ही शताब्दी की स्पीड पकड़ी हुई पीछे पड़ती है और जल्दी से बाथरूम के अंदर जाने वाली होती है। लेकिन विधि अभी अभी नहाई थी जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर गिला था और पानी की बूंदें कुछ जमीन पर भी गिर गई थी, जिसकी वजह से जैसे ही वह फरवरी में वहां से भागने वाली होती है उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिरने वाली होती है। रणविजय, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विधि को अपने सामने अपनी ही शर्ट के अंदर खड़ा हुआ देख रहा था, वह भी उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है। लेकिन रणविजय अपने होश में बहुत जल्दी आ जाता है और जब वह देखता है कि विधि जमीन पर गिरने वाली है तो वह जल्दी से भागता हुआ जाता है और विधि को कमर से पकड़कर गिरने से रोक लेता है। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे शर्माना चाहिए, डरना चाहिए या भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह जमीन पर नहीं गिरी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी हड्डी जरूर टूट गई होती। आज क्या हुआ, तुम इस तरह से भाग क्यों रही हो? विधि जैसे ही रणविजय का सवाल सुनती है वह तुरंत ही अपने होश में वापस आ जाती है और वह देखी है कि रणविजय ने अभी भी उसकी कमर पड़ी हुई है और वह उसके ऊपर झुका हुआ है। यह महसूस करके विधि का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी नज़र बार बार रणविजय की मस्कुलर चेस्ट और उसके एडम एप्पल पर जा रही थी। हालांकि वह वर्जन थी और आज से पहले कभी भी किसी भी लड़के के इतने करीब नहीं गई थी, लेकिन रणविजय को अपने इतने नज़दीक देखकर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसका एहसास रणविजय को भी हो जाता है और वह धीरे से विधि को खड़े होने में मदद करता है। विधि का चेहरा इस वक्त शर्म की वजह से पूरी तरह से लाल हो जाता है और वह अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। रणविजय को उसे इस हालत में देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है और वह बोलता है, वैसे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने तो कल ही अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, तो फिर यह सब क्या है? विधि जब उसकी बात सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था रणविजय के कपड़े पहनने की वजह से रणविजय उससे नाराज हो गया है। ये सोच रही है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हकलाती हुई आवाज में बोलती है, हमें माफ़ कर दीजिए। वह आपने कहा था हमें इस कमरे में एक साथ रहना चाहिए, पति पत्नी की तरह। इसलिए कल रात ओजस को सुलाने के बाद मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गई थी, लेकिन मैं अपने कपड़े लाना भूल गई थी, इसलिए हमें ये कपड़े पहनने पड़े। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आपके कपड़ों को साफ कर देंगे। रणविजय जब उसकी बात सुनता है तो वह समझ जाता है कि विधि काफ़ी डर गई है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह डर क्यों रही है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से विधि को उससे डर लग रहा हो। रणविजय उसके बाद एक गहरी लंबी सांस लेता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था।
वैसे भी अभी तो तुमने कहा है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ऐसे में अगर तुम्हें मेरी कोई भी चीज़ पसंद आती है तो तुम उसे ले सकती हो। सिर्फ मेरी चीज़ों पर ही नहीं, तुम्हारा मुझ पर भी पूरा हक है। विधि जैसे ही रणविजय की यह बात सुनती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वह रणविजय की तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, क्या सच में? विधि ने ये सब इतना ज्यादा प्यार से और मासूमियत से कहा था कि रणविजय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा हक है, और मेरी सारी चीज़ों पर तुम्हारा हक। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे अलावा ये हक और किसका हो सकता है? और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए जितना हक तुम्हारा मुझ पर है उतना ही मेरा हक तुम्हारे ऊपर भी है ना? मेरा भी तुम्हारे ऊपर हक। विधि जब रणविजय का ये सवाल सुनती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रणविजय कहना क्या चाह रहे हैं। वह इस बात को ज्यादा नहीं सोचती है क्योंकि वह कह तो बिल्कुल सही रहे थे। विधि उनकी पत्नी थी, इसलिए उसे पर उनका हक होना स्वाभाविक था। इसलिए वह जल्दी से अपनी गर्दन को हमें हिलती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, आपका हमारे ऊपर पूरा हक है। जिस तरह से आप हमारे पति हैं और आपकी चीज़ों पर और आप पर हमारा पूरा हक है, इस तरह से हम भी तो आपकी पत्नी हैं, तो हमारे ऊपर भी आपका पूरा हक होना ही चाहिए। उसकी यह बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह विधि की तरफ आगे बढ़ने लगता है। विधि को जब यह महसूस होता है तब वह धीरे धीरे करके अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। रणविजय, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? क्या आपको सच में यह वाली शर्ट अभी चाहिए? अगर ऐसा है तो बस थोड़ी सी देर रुक जाए, हम इसे धोकर सुखा देते हैं और उसके बाद इस पर प्रेस भी कर देंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से नहीं हो जाएगी और इसे आप पहन सकेंगे। विधि यह सब बातें पीछे जाते जाते बोल रही थी, वही रणविजय उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसकी नज़रें तो बस विधि ने जो उसकी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी कॉलर बहुत ज़्यादा बड़ी थी और एक बटन खुला होने की वजह से विधि का कॉलर बोन दिखाई दे रहा था, उसकी नज़रें बस उसी पर टिकी हुई थी। वह जब विधि को पीछे की तरफ जाता हुआ देखता है तो वह भी अपने कदम बढ़ने लगता है। विधि धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे ले रही थी और आखिरकार दीवार ने उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ पर जाए, क्योंकि वह आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। रणविजय उसके सामने खड़ा हुआ था, वह भी शर्टलेस। उसे इस तरह से देखकर विधि का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी नज़रें उठाकर रणविजय को देख भी ले। वह अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए ही साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय ऐसा होने नहीं देता है। वह अपने एक हाथ को आगे बढ़कर दीवार पर रख देता है, जिससे विधि वहां से नहीं निकाल पाती है। जिसे देखकर विधि दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय वहां पर भी अपना दूसरा हाथ रख देता है, जिसकी वजह से अब रणविजय ने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखा हुआ था और उसके सामने उसकी प्यारी सी छोटी सी क्यूट लिटिल रैबिट खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर शर्माहट है और घबराहट दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। एपिसोड 42। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ पर जाए, क्योंकि वह आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। रणविजय उसके सामने खड़ा हुआ था, वह भी शर्टलेस। उसे इस तरह से देखकर विधि का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी नज़रें उठाकर रणविजय को देख भी ले। वह अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए ही साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय ऐसा होने नहीं देता है। वह अपने एक हाथ को आगे बढ़कर दीवार पर रख देता है, जिससे विधि वहां से नहीं निकाल पाती है। जिसे देखकर विधि दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय वहां पर भी अपना दूसरा हाथ रख देता है, जिसकी वजह से अब रणविजय ने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखा हुआ था और उसके सामने उसकी प्यारी सी छोटी सी क्यूट लिटिल रैबिट खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर शर्माहट है और घबराहट दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। क्या मैं तुमसे कहा कि मुझे ये शर्ट चाहिए? तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि जो कुछ भी मेरा है वह उसे पर तुम्हारा भी हक है। सिर्फ मेरी चीज़ों पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी तुम्हारा पूरा हक है। रणविजय ने अभी अपनी अप्पर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी अप्पर बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और मस्कुलर दिखाई दे रही थी, और उसे इस तरह से देखकर विधि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इस तरह से देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी, जिसे देखकर आज पहली बार रणविजय को अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि उसकी जिम में की गई मेहनत वेस्ट नहीं गई है।
आखिर जिसे वह पसंद करता है उसे उसकी यह मस्कुलर बॉडी पसंद आ रही है। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह विधि की तरफ देख रहा था जो कि चोरी चोरी चुपके चुपके से उसे ही देख रही थी। इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर रणविजय को काफी अच्छा लग रहा था और वह धीरे से अपना सर नीचे झुकता है और उसके माथे पर किस करता है। विधि जो कि अपनी हरकतों से परेशान थी, अचानक से रणविजय की गई किस की वजह से वह एकदम से अपनी जगह पर किसी स्टैचू की तरह जम जाती है। उसे इस तरह से देखकर रणविजय को काफी अच्छा लग रहा था। वह धीरे से नीचे झुकता है और फिर वह उसके दोनों गालों पर किस करता है और उसके बाद वह उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। जैसे विधि अपने होठों पर रणविजय के गम होठों को महसूस करती है, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब जिन हाथों को उसने नीचे करके अपनी शर्ट को पकड़ा हुआ था, उन हाथों को खोलकर कब उसने रणविजय की गर्दन में लपेट दिया था और उसके बालों को सहलाने लगी थी। इस सब का उसे एहसास ही नहीं हुआ था। रणविजय जो कि विधि को सताने के लिए ये सब कर रहा था। जैसे ही उसे विधि के हाथ अपने बालों में और अपनी पीठ पर महसूस होते हैं, जो कि उसने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और धीरे से करना शुरू किया था, वह अब काफ़ी ज़्यादा पासनेट और वाइल्ड की होती जा रही थी। रणविजय ने एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था ताकि वह अपनी गर्दन को इधर उधर ना हिलाए, वही वह दूसरी हाथ से उसके शरीर को सहला रहा था। विधि ने उसे शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। रणविजय के हाथ जहां पहले उसकी थाई पर चल रही थी, वह धीरे धीरे करके ऊपर आने लगते हैं और फिर वह उसकी कमर को सहलाने लगता है, जिससे विधि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन जैसे ही वह किसी और ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही थी, वैसे वैसे रणविजय भी अपना कंट्रोल होता जा रहा था। रणविजय के हाथ आगे बढ़कर विधि के अपर बॉडी पर आ जाते हैं और जैसे ही रणविजय का हाथ उसकी सेंसिटिव पॉइंट पर टच होता है, विधि एकदम से अपने होश में आती है और रणविजय को धक्का दे देती है। रणविजय को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि विधि ऐसा कुछ करेगी। वही विधि को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका चेहरा जहां पहले शर्माहट और घबराहट की वजह से लाल हो रहा था, अचानक से वह भी अपनी इस हरकत से हैरान रह जाती है और वह जल्दी से अपना चेहरा ऊपर करके रणविजय को देखती है। जैसे ही वह रणविजय को देखते हैं, वह एकदम से घबरा जाती है और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि जो कुछ भी रणविजय उसके साथ कर रहा था वह बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि रणविजय कोई और नहीं बल्कि इस शरीर की मालकिन का पति था और यह उसका हक था। हालांकि वह मेंटली अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर चुकी थी कि रणविजय उसका हस्बैंड है, लेकिन उसे ही पता नहीं चला था कि अचानक से उसको क्या हो गया था। जब रणविजय को देखते हैं तो उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई भी रणविजय को देखकर यह नहीं बता सकता था कि इस वक्त वह क्या फील कर रहा है, लेकिन विधि उसकी आंखों में देखकर यह बता सकती थी कि इस वक्त रणविजय कितने ज़्यादा गुस्से में है। रणविजय बिना कुछ बोले वहां पर पड़ा हुआ अपना एक शर्ट उठना है और उसे पहनकर बाहर निकल जाता है। विधि बस देखती रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लंदन के एक बहुत ही लग्जरियस विला के एक कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और वहां पर सोफे पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 25 से 27 साल के आसपास की होगी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और होता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हैवानियत भरी हुई थी और वह अपने सामने देख रहा था जहां पर एक लड़की थी जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके शरीर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी। वह लड़का जो कि उसे रूम में बैठा हुआ था, वह एक बिल बजाता है। उसके साथ ही वहां पर 2 सर्वेंट आ जाते हैं और वह उनकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोलता है, लेकर जाओ इस कचरे को यहाँ से और डेविड से बोल देना कि आज के बाद जो भी माल दे अच्छा दे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद 2 सर्वेंट जो कि यहाँ पर आए थे वह उसे तरफ देखते हैं जहां पर वह लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे लड़की के साथ क्या शुरू किया गया है। हालांकि उन नौकरों को उस लड़की पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। क्या तुम लोगों के कान खराब हो गए हैं? एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? ये सब कहते हुए वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह लोग डर जाते हैं और तुरंत ही वह काम करते हैं जो काम करने वह यहाँ पर आए थे। थोड़ी ही देर में वह रूम पूरी तरह से शांत हो गया था और अब वहाँ पर सिर्फ वही लड़का मौजूद था।
वह धीरे से चलता हुआ अपने बैग की तरफ जाता है जहां पर खून के निशान बने हुए थे। वहां पर लगे हुए ड्रावर में से वह एक तस्वीर निकलता है और उसे तस्वीर को प्यार से देखते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम? आखिर कब तक तुम्हें मुझे तड़पाना है इस तरह? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो आखिरकार तुम चली कहाँ पर गई हो? तुम अपने प्यार को इतना कितना तड़पा रही हो? मैं बता रहा हूँ, जिस दिन तुम मुझे मिली ना, उसे दिन में चुन चुन के तुमसे बदला लूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह वापस से उसे तस्वीर को उसी ड्रावर में रख देता है। थोड़ी ही देर में रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर उसे लड़के की उम्र का ही एक और इंसान आ जाता है। वह देखने में अंग्रेज दिखाई दे रहा था, वही जो लड़का दूसरा था वह इंडियन दिखाई दे रहा था। मोहित सर, आपका काम हो गया है। आप सही कह रहे थे, वह लड़की जिंदा है। लेकिन मोहित जब उसकी बात सुनता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर डेविड जो कि खबर लेकर आया था वह भी डर जाता है और 2 कदम पीछे ले लेता है। लेकिन ये कि वह लंदन में नहीं है। हमें वह लड़की, सॉरी विधि, इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वह लंदन में है ही नहीं। अगर वह लंदन में होती तो अब तक हमें उसका पता चल गया होता। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक एजेंट का कॉल आया था जिसे हमने किसी काम के जरिए इंडिया भेजा था और उसे लड़की को उसे एजेंट ने इंडिया में देखा था। ये तो नहीं पता है कि वह इंडिया में कहाँ पर रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए वह मुंबई में है। मोहित उसकी बात सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह डेविड को इशारा करके वहां से जाने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर डेविड राहत की सांस लेता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। तो आखिरकार तुम मिल ही गई मुझे डॉल, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना ज़्यादा समय लग गया था, पर कोई बात नहीं, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन कम से कम तुम्हारा पता तो मुझे मिल गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मोहित तुम्हें भूल नहीं है। वह तो तुमसे आज भी दीवानों की तरह प्यार करता है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस मेरा इंतजार करना। ये सब कहते हुए मोहित की आंखों में अलग ही जुनून और एक पागलपन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा सन की इंसान है। इंडिया। विधि आज पूरे दिन मायूस रही थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं आई थी। ओजस उससे कई बार खेलने के लिए कह चुका था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी देखकर शर्मिला आंटी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। हालांकि शर्मिला आंटी ने कई बार विधि से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विधि ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया था। अब रात का समय हो गया था। विधि बस आस लगाए हुए दरवाजे को देख रही थी। जब से घर से निकला था तब से वह एक बार भी वापस नहीं आया था। ऊपर से विधि ने उसे कई बार कॉल किए थे, लेकिन रणविजय ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिसे महसूस करके विधि का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। विधि बेटा, बहुत ज्यादा रात हो गई है, देखो 10:30 बजाने आए हैं, तुम्हारा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, अगर तुम समय पर आराम नहीं करोगी तो तुम ठीक कैसे होगी? शर्मिला आंटी की बात सुनकर विधि मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और बोलती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, आप जाकर आराम कर लीजिए, आप भी तो सुबह से बहुत ज्यादा थक गई होगी। एक बार रणविजय जी आ जाए उसके बाद में सो जाऊंगी, अब जाए। विधि की बात सुनकर शर्मिला की उसकी देखते हो और थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, बेटा अगर तुम रणविजय सर का इंतजार कर रही हो तो फिर बेकार ही है, क्योंकि रणविजय सर कभी कभी पूरी पूरी रात वापस नहीं आते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई काम आ गया हो और जिसकी वजह से वह आज रात वापस ना आए। क्या तुम पूरी रात यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने वाली हो? मेरी बात मानो, जाओ जाकर रूम में आराम कर लो। रणविजय सर का ऐसा ही है, वह कभी कभी पूरी पूरी रात वापस नहीं आते हैं। देखो ओजस भी सो गया है क्योंकि उसे भी पता है। जाओ बेटा जाकर आराम कर लो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हारा इस तरह से जागना अच्छी बात नहीं है। शर्मिला आंटी की बात सुनकर अब वह उनकी बात को और काटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से उठकर रूम में चली जाती है, जहां पर दिन में ही उसने अपने जरूरत की सारी सामान लाकर रख दिए थे। रूम में जाकर विधि अपने लिए नाइट ड्रेस निकलती है, जो कि एक कार्टून प्रिंटेड नाइट ड्रेस थी। उसे निकालकर वह बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर में कपड़े बदलकर वापस आ जाती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
और वह भागते हुए जाकर उस इंसान को गले से लगा लेती है। एपिसोड 43। बेटा, अगर तुम रणविजय सर का इंतजार कर रही हो तो फिर बेकार ही है, क्योंकि रणविजय सर कभी कभी पूरी पूरी रात वापस नहीं आते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई काम आ गया हो और जिसकी वजह से वह आज रात वापस ना आए। क्या तुम पूरी रात यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने वाली हो? मेरी बात मानो, जाओ जाकर रूम में आराम कर लो। रणविजय सर का ऐसा ही है, वह कभी कभी पूरी पूरी रात वापस नहीं आते हैं। देखो, ओजस भी सो गया है क्योंकि उसे भी पता है। जाओ बेटा, जाकर आराम कर लो। रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हारा इस तरह से जागना अच्छी बात नहीं है। शर्मिला आंटी की बात सुनकर अब वह उनकी बात को और काटना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से उठकर रूम में चली जाती है जहां पर दिन में ही उसने अपने जरूरत की सारी सामान लाकर रख दिए थे। रूम में जाकर विधि अपने लिए नाइट ड्रेस निकलती है, जो कि एक कार्टून प्रिंटेड नाइट ड्रेस थी। उसे निकालकर वह बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर में कपड़े बदलकर वापस आ जाती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भागते हुए जाकर उस इंसान को गले से लगा लेती है। रणविजय, जो कि अपनी किसी मीटिंग से आया था, अचानक से विधि की इस तरह से गले लगाने से हैरान रह जाता है। वह अपने कोट को सोफे पर फेंक देता है और एक हाथ से विधि के कंधे को सहलाता है। फिर वह रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए वह पहले लाइट जलता है और विधि को सोफे पर बैठता है। उसके बाद खुद भी जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। जब रणविजय विधि का उतरा हुआ मायूस चेहरा देखा है तो वह हैरान रह जाता है। विधि का चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखें लाल हो रखी थी और उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि विधि आज पूरे दिन रोई है। उसे याद आता है कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ था, जिसने उसे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वह वहां से अपने ऑफिस चला गया था और उसके बाद वह इस तरह से बिजी हुआ था कि उसे अपना फ़ोन देखने तक का टाइम नहीं मिला था। और जब अपने फ़ोन को उसने देखा था, तब उसके अंदर विधि ने कई सारे कॉल किए हुए थे जो कि मिस कॉल के रूप में दिखाई दे रहे थे। वह पहले विधि को कॉल करना चाहता था, लेकिन अब वह घर जा ही रहा था, इसलिए वह डायरेक्ट उससे बात करना चाह रहा था, इसलिए उसने कॉल नहीं किया था। लेकिन रणविजय ने कभी नहीं सोचा था कि विधि की ऐसी हालत हो जाएगी। उसे भी अपने किए पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर वह उसे बोल देता कि वह समझ सकता है, अचानक से ये सब होने से वह डर गई होगी। लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि वह गुस्से में वहां से निकल गया था। अब वह जब विधि का इसका तरह का चेहरा देख रहा था, तो उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों विधि को उसे समय दिलासा नहीं दिया था। उसने भी देख लिया था कि विधि किस तरह से उसे देख रही थी जब वह रूम के बाहर जा रहा था। रणविजय जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ता है और विधि को अपने सीने से लगा लेता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि किसी को भी इस तरह से अपने नज़दीक आने देना आसान नहीं होता है, और मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी। विधि जब रणविजय की माफ़ी सुनती है तो वह और ज़्यादा जोर से रोने लगती है और उसकी पकड़ रणविजय की पीठ पर और भी ज़्यादा कस जाती है। नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। जो कुछ भी आप कर रहे थे उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो आपका हक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन रणविजय जब उसकी बात सुनता है तो वह उसे अपने से दूर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। लेकिन क्या? विधि को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि एक न एक दिन उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। वह जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है उसे सच्चाई बतानी ही होगी। फिर उसके परिणाम चाहे जो भी हो, उसे इसके लिए तैयार रहना होगा। रणविजय भी उसकी आंखों में डर और चिंता देख सकता था, लेकिन वह चाहता था कि विधि उसे सब कुछ बताएं, इसलिए वह उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कि पहले देख रहा था, जिसे देखकर विधि और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं। उसके बाद विधि एक गहरी लंबी सांस लेती है और अपनी आंखों को नीचे कर लेती है, क्योंकि वह इस वक्त रणविजय से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। मैं विधि नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद विधि अपने सर को ऊपर करके देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि रणविजय उसे अब भी वैसे ही देख रहा था जैसे कि थोड़ी देर पहले देख रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि वह हैरान रह गया है इस सच को जानने के बाद कि सामने बैठी हुई लड़की उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि कोई और है जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए था। ये देखकर विधि बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है।
रणविजय जब ये देखता है तो वह बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम विधि नहीं हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। जब अस्पताल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी आंखों में सब कुछ जानने की चमक थी। तुम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रही थी, जैसे कि यह बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम ओजस को माँ का प्यार दे रही थी, जो वह हमेशा से चाहता था। उसके चेहरे पर मैंने वह खुशी देखी थी जो पिछले 3 सालों से मैं देखने के लिए तरस रहा था। अस्पताल से यहाँ पर आने के बाद मैं वापस से हॉस्पिटल गया था और वहाँ जाकर मैं तुम्हारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री निकलवाई थी। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सर पर चोट आई थी, लेकिन वह चोट इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी कि तुम्हारी याददाश्त चली जाए। ये सब जानकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं ओजस को दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम याददाश्त जाने का दिखावा कर रही थी। अगर मैं चाहता तो इस वक्त तुम्हें अपने बेटे से अलग कर देता, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर मैं ये बता सकता था कि तुम खुद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी। लेकिन दो शक्ल के एक जैसे इंसान इस दुनिया में होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखी तो वह ब्लड ग्रुप और वह सारी चीज़ तुम्हारी वही थी जो कि विधि की थी। ऐसा होना किसी जुड़वा के लिए कर पाना इम्पॉसिबल था। हाँ, तुम लोगों की शक्ल एक जैसी हो सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, आँखों का कलर, बालों का कलर, यह सब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जब मैं तुम्हारा और ओजस का डीएनए टेस्ट करवाया तब तो मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया। मेरे पास खाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। तुम्हारा और ओजस का डीएनए 100% मैच हो रहा था। याददाश्त जाने के बाद लोग सारी चीज़ भूल जाते हैं, यह मुझे भी पता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। मैं ये तो जानता था कि तुम विधि नहीं हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सब किया कैसे। विधि यह जानकर हैरान रह जाती है कि रणविजय हमेशा से ही सब कुछ जानता था। वह जानता था कि वह उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ वैसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह उसकी बीवी है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप जानते थे कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ। विधि ने अपनी बात पूरी नहीं की थी और उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह एक के बाद एक लुढ़कते हुए उसके गाल पर से नीचे गिरने लगते हैं। रणविजय जब ये देखा है तो उसके दिल में दर्द उठाता है। हाँ, वह जानता था कि वह उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसके सामने जब भी आता था तो अपने आप को रोक नहीं पाता था। ऐसा तो कभी उसने असली विधि के साथ भी महसूस नहीं किया था। अगर उस रात वह ट्रेजेडी नहीं हुई होती तो विधि उसकी लाइफ में कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती। उसने शादी भी उससे इसलिए की थी क्योंकि उसे पता चला था कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो विधि कभी उसकी लाइफ में नहीं होती, और इसलिए ही पिछले 4 सालों से विधि जैसे रहना चाहती थी वह उसे वैसे रहने देता था। विधि बाहर जाती थी और सारी चीज़ करती थी, तब भी वह उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन वह उसकी सेफ्टी का ख्याल जरूर रखता था, क्योंकि भले ही वह उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने उससे शादी की थी। वह उसके बेटे की माँ थी जिसे वह बदल नहीं सकता था। वह वही था जिसने उसे मजबूर किया था कि वह उसके बेटे को इस दुनिया में लेकर आए। ऐसे में वह उससे नफरत करती थी तो वह उसे चाहता था क्योंकि उसकी गलती थी। लेकिन जब से विधि का एक्सीडेंट हुआ था और वह पूरी तरह से बदल गई थी, तब से रणविजय, उसकी मासूमियत, उसके प्यारे प्यारे सवाल, उसका वह बात बात पर रोना और बात बात अपने आप को एक्सप्लेन करना, वह कब इन सारी चीज़ों से प्यार कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। वह जानता था कि इस वक्त विधि के दिल पर क्या बीत रही है, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, ये जानते हुए भी कि वह जानता था कि वह उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके करीब आता था। लेकिन रणविजय भी आज विधि और अपने बीच में सारे गिले शिकवे को खत्म कर देना चाहता था, ताकि इसके बाद जब उनका कोई रिश्ता शुरू हो तो वह एक सच्चाई की नींव पर हो। अब जब विधि उसे सब कुछ बताने को तैयार थी तो वह ऐसी कोई भी चीज़ अपने मन में नहीं रखना चाहता था जिससे आगे चलकर उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन अब जब वह विधि को इस तरह से रोता हुआ देख रहा था तो उसके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया था, और वह आगे बढ़कर विधि को अपने सीने से लगाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही विधि अपने आप को पीछे खींच लेती है। रणविजय के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। तभी उसे विधि की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, जो कि अपने बेटे और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आप भी दूसरे मर्दों की तरह ही है।
आपको पता था कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे करीब आए। मैं तो इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ कि मेरी सुंदरता से मोहित होकर आप अपने आप को मेरे करीब आने से रोक नहीं पा रहे थे। तो फिर ऐसी भी क्या वजह रही थी कि यह जानते हुए भी कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आप फिर भी मेरे करीब आ रहे थे? रणविजय जब ये सुनता है तो वह इस बार विधि को पीछे जाने का मौका नहीं देता है और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और बहुत कस के उसे गले लगाता है। विधि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय उसे छोड़ना नहीं है और उसके कान और गर्दन के बीच में अपना चेहरा ले जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, ज्यादा तुम सोच रही हो विधि, और मेरा रिश्ता वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो कि मैं विधि से प्यार करता था, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वह ओजस की माँ थी। हाँ, मैंने उससे शादी की थी क्योंकि वह मेरे बच्चे की माँ थी। लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता था। जब मुझे पता चला था कि तुम कोई बहरूपिया हो जो कि मेरी पत्नी बनाकर मेरे ही घर में रह रही हो, तो उसी टाइम पर तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुझे कितना गुस्सा आया था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो मैं तुम्हारी तरफ अपने आप को खींचने से रोक नहीं पाया। जहाँ विधि अपने खुद के बच्चे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इन सब में ओजस की भी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी वह उस मासूम बच्चे को सजा दे रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार करती हो। ऐसे मैं तुमसे मैं प्यार करने से अपने आप को कैसे रोक सकता था? हो गया मुझे तुमसे प्यार, और इसलिए ही मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा था। एपिसोड 44। रणविजय जब ये सुनता है तो वह इस बार विधि को पीछे जाने का मौका नहीं देता है और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और बहुत कस के उसे गले लगाता है। विधि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय उसे छोड़ना नहीं है और उसके कान और गर्दन के बीच में अपना चेहरा ले जाता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, ज्यादा तुम सोच रही हो विधि, और मेरा रिश्ता वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो कि मैं विधि से प्यार करता था, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, वह ओजस की माँ थी। हाँ, मैंने उससे शादी की थी क्योंकि वह मेरे बच्चे की माँ थी। लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता था। जब मुझे पता चला था कि तुम कोई बहरूपिया हो जो कि मेरी पत्नी बनाकर मेरे ही घर में रह रही हो, तो उसी टाइम पर तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुझे कितना गुस्सा आया था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो मैं तुम्हारी तरफ अपने आप को खींचने से रोक नहीं पाया। जहाँ विधि अपने खुद के बच्चे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन इन सब में ओजस की भी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी वह उस मासूम बच्चे को सजा दे रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार करती हो। ऐसे मैं तुमसे मैं प्यार करने से अपने आप को कैसे रोक सकता था? हो गया मुझे तुमसे प्यार, और इसलिए ही मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा था। उसकी बातें सुनकर विधि को विश्वास नहीं हो रहा था। वह धीरे से रणविजय की बाहों से अपने आप को अलग करती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, लेकिन आप तो मुझसे नफरत करते हो ना? मैंने आपकी पत्नी की जगह ले ली है। विधि के सवाल सुनकर इस बार रणविजय और भी ज्यादा हैरान रह जाता है और वह बोलता है, अब तुम मुझे बताओ कि यह सब तुमने किया कैसे है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो बॉडी है वह किसी और की नहीं बल्कि विधि की ही है। क्या तुम कोई क्लोन हो? क्लोन वाली बात सुनकर विधि हक्की बक्की रह जाती है और वह तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोलती है, ये क्लोन क्या होता है? इस बार रणविजय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह बोलता है, तुम क्लोन नहीं हो और ना ही यह बॉडी तुम्हारी है, तो क्या तुम कोई जादू टोना करती हो? देखो, मैं इस बात पर विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में बस इस वक्त यही ख्याल आ रहा है। उसकी यह बात सुनकर विधि और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और वह रोते हुए ही बोलती है, नहीं, मैं कोई जादू टोना नहीं करती हूँ। मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है। मुझे भी नहीं पता है कि मैं विधि जी के शरीर में कैसे आ गई हूँ। हाँ, मैं आपकी पत्नी विधि नहीं हूँ, पर मेरा नाम भी विधि है। लेकिन मैं इस जमाने से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणविजय जब उसे यह सवाल पूछता है तो उसे याद आता है कि जब पहली बार वह विधि को अस्पताल के बाहर लेकर आया था, तब वह किस तरह से सारी दुनिया को देख रही थी और वहां पर मौजूद अंग्रेज कपल को देखकर उसने उससे क्या पूछा था, क्या अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ दिया? ये सब याद आते ही रणविजय एकदम से हैरान रह जाता है और वह बोलता है, तुम कौन हो? मुझे सब कुछ बताओ। रणविजय का सवाल सुनकर विधि एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन वह जानती थी कि उसे सच बताना ही होगा।
आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मेरा नाम भी विधि है। ये समय 2024 का है, लेकिन मैं 1907 से यहाँ पर आई हूँ। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चल बसी थी, तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके कुछ सालों बाद ही मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे थे। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक अंग्रेज को बेच दिया था। विधि यह सब बोलते हुए बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वह ये सब बोल रही थी तब उसे वह सारी चीज एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने तैरती हुई दिखाई दे रही थी। रणविजय भी उसके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस को देख रहा था और उसे पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही होगी उसे समय पर। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को बचना चाहती थी। मैंने अपनी सौतेली माँ से बहुत विनती की थी कि वह मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वह अंग्रेज मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती थी, और इसलिए मैंने अपने आप को ही खत्म कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि करने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब मैं अपनी आंख खोली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। वहाँ की चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार पहुँच कहाँ पर गई हूँ। उस समय मेरे पास सिर्फ ओजस ही था, और जब मैं ओजस के मुझे पहली बार अपने लिए माँ शब्द सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं ओजस को देखा था तो मेरे अंदर उसके लिए ममता जग गई थी। मैं चाहकर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रही थी। फिर जब मैं पहली बार अपना चेहरा आईने में देखा था तो मुझे पता चला था कि यह शरीर मेरा नहीं है, और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे लिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने आप को इस तरह से सबके सामने रखूंगी जैसे मेरी याददाश्त चली गई है, और मैं वैसा ही किया। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो वह मुझे धोखेबाज ना समझे। मुझे नहीं पता है कि यह सब कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन जो भी है वह यही है और यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए हो अपना चेहरा उठाकर रणविजय को देखते हैं। उसके चेहरे को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। उसे इस तरह से देखकर विधि और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह रोते हुए ही बोलती है, मैंने आपकी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे भी नहीं पता है कि यह सब कैसे हुआ है। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को ही खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद रणविजय उसे देखता है और बस एक ही सवाल पूछता है, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। शायद जो कुछ भी हुआ था वह भगवान की ही मर्जी है। क्या तुम भी इस रिश्ते को निभाना चाहती हो? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? हालांकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। विधि जैसे ही रणविजय की सारी बातें सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। आखिरकार जब से उसने होश संभाला था तब से उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि उसकी भी शादी हो, उसे भी एक प्यार करने वाला पति मिले जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उसके भी बच्चे हो, उसका भी एक खुशहाल परिवार हो। उसकी बातें सुनकर विधि को विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ हो इस सच को सोते सोते परेशान हो रही थी कि जब रणविजय को उसके बारे में पता चलेगा तो वह उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। लेकिन उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रणविजय उसकी सारी बातों को समझेगा। उसकी आंखों में विश्वास और चेहरे पर खुशी देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? उसकी यह बात सुनकर इस बार विधि अपने आप को रोकती नहीं है और वह आगे बढ़कर कस के रणविजय को गले लगा लेती है। आखिर एक लड़की को चाहिए क्या होता है? एक प्यार करने वाला हस्बैंड जो उस पर विश्वास करे, उसे समझे, उसे कभी गलत साबित ना करे। और जब से उसने रणवीर को पहली बार देखा था वह तो तब से ही उसके ऊपर फ्लैट हो गई थी, तो वह कैसे इस बात से इनकार कर सकती थी। आज विधि की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। उसकी पिछली जिंदगी में भी उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितने की उसे अब हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गई थी यह सोचकर कि आखिरकार उसे वह मिल ही गया, इसके बारे में उसने सपने देखे थे। रणविजय जब विधि को अपने आप को इस तरह से गले लगाता हुआ महसूस करता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह उसके लिए भी पहली बार था जब वह किसी लड़की से प्यार करता था।
उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जब उसे पता चला था कि वह बाप बनने वाला है तो वह कैसे अपने उसे खून के रिश्ते को अपने से दूर जाने दे सकता था। लेकिन आज सही मायने में उसे अपना प्यार मिला था। उसका दिल भी यह सोचकर जोरों से धड़क रहा था कि उसका प्यार उससे प्यार करता है। शायद यही दुनिया की सबसे प्यारी और अनमोल खुशी होती है कि जिसे हम प्यार करते हैं वह भी हमें प्यार करता है। रणविजय भी आज काफी ज्यादा खुश था और वह विधि को अपने से दूर करता है और उसकी आंखों में देखकर उसके माथे पर किस करता है, फिर उसकी दोनों आंखों पर किस कर देता है। लेकिन वह जैसे ही उसके होठों पर किस करने वाला होता है, विधि अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी और अपने होठों के बीच में अपने हाथ को रख देती है। रणविजय जब ये देखता है तो वह थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और वह आराम से फिर विधि से दूर हो जाता है। विधि भी यह जानती थी कि रणविजय उससे प्यार करता है और इसीलिए ही वो उसके नज़दीक आता है, वरना जिस तरह से वह इस वक्त दिखाई दे रही थी वह खुद अपने आप को पसंद नहीं करती थी। ऐसे में रणविजय उसे कैसे पसंद कर सकता था। विधि अपने हाथ को आगे बढ़कर रणविजय के गाल पर प्यार से किस करती है और बोलती है, मैं बस थोड़ी देर में आई। और इतना बोलने के साथ ही वह अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से तुरंत ही निकल जाती है। पूरन विजय का इंतजार भी नहीं करती है ये कहने के लिए कि वह कहाँ जा रही है। लगभग आधे घंटे बाद एक बार फिर से रणविजय के रूम का दरवाजा खुलता है। आनंद विजय वैसे ही इस जगह पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं थे, लेकिन जैसे ही वह विधि को देखा है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने विधि बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से तैयार होकर खड़ी हुई थी। विधि ने इस वक्त अपना वह पहले वाला पजामा नहीं पहना हुआ था, बल्कि उसकी जगह उसने एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ये वही साड़ी थी जो 25,000 की साड़ी थी, जिसे देखकर उसे चक्कर आने वाली थी। ये लाल कलर की साड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। विधि को ये साड़ी इसलिए पसंद आई थी क्योंकि इसका ब्लाउज भले ही डिजाइनर था, लेकिन फ्रंट से इसके ब्लाउज में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जो बाकी के ब्लाउज से काफ़ी ज़्यादा अलग था, और इसीलिए ही उसे यह साड़ी पसंद आई थी। हालांकि इसका फ्रंट बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं था, लेकिन बैक से इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह सिर्फ दूरियों से बंधा हुआ ब्लाउज था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव और एलिगेंट वाइब दे रहा था। रणविजय जब विधि को इस तरह से तैयार हुआ अपने सामने देखता है तो वह भी बस देखता ही रह जाता है। विधि धीरे से चलते हुए रणविजय के सामने जाती है। रणविजय जो कि पहले बैठा हुआ था सोफे पर, वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। विधि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और प्यारी दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी रूखी सूखी स्किन पहले की तरह ही थी, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर जो नूर आया था वह रणविजय के प्यार की वजह से आया था, जो पहले कभी नहीं था। एपिसोड 45, जिसे देखकर उसे चक्कर आने वाली थी। ये लाल कलर की साड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। विधि को ये साड़ी इसलिए पसंद आई थी क्योंकि इसका ब्लाउज भले ही डिजाइनर था, लेकिन फ्रंट से इसके ब्लाउज में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जो बाकी के ब्लाउज से काफ़ी ज़्यादा अलग था, और इसीलिए ही उसे यह साड़ी पसंद आई थी। हालांकि इसका फ्रंट बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं था, लेकिन बैक से इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह सिर्फ दूरियों से बंधा हुआ ब्लाउज था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव और एलिगेंट वाइब दे रहा था। रणविजय जब विधि को इस तरह से तैयार हुआ अपने सामने देखता है तो वह भी बस देखता ही रह जाता है। विधि धीरे से चलते हुए रणविजय के सामने जाती है। रणविजय जो कि पहले बैठा हुआ था सोफे पर, वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। विधि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और प्यारी दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी रूखी सूखी स्किन पहले की तरह ही थी, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर जो नूर आया था वह रणविजय के प्यार की वजह से आया था, जो पहले कभी नहीं था। रणविजय तो बस उसे देखा ही रह जाता है। सच में वह साड़ी में वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए बस विधि को देख रहा था, तभी उसे अपने सामने कुछ नजर आता है। विधि ने अपना हाथ आगे किया हुआ था और उसके हाथ में सिंदूर की एक डब्बी थी। वह अपनी आंखों में बहुत सारी उम्मीदें और आप लेकर रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, मैं भी मन से आपको अपना पति मानती हूँ, क्या आप? विधि अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही रणविजय अपनी उंगली को उसके होठों पर रख देता है, जिसकी वजह से वह अपनी बातें खत्म नहीं कर पाती है।
रणविजय धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ता है और उस सिंदूर की डिब्बी में से एक चुटकी सिंदूर लेता है और उसे विधि की मांग में भर देता है। रणविजय जैसे ही यह करता है, विधि की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रणविजय ने जब ये किया था तब थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल किसी क्यूट लिटिल रैबिट की तरह। रणविजय जानता था कि आज के जमाने में भले ही मैरिज सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीज चलती हो, लेकिन विधि पुराने जमाने की थी, उसके लिए आज भी सिंदूर सबसे ज्यादा मायने रखता था। जैसे ही विधि की मांग में सिंदूर भरता है, वह धीरे से अपनी आंखें खुलती है तो उसे मुस्कुराता हुआ रणविजय का चेहरा दिखाई देता है, जो कि उसे ही देख रहा था। विधि धीरे से झुककर रणविजय के पैर छूने वाली होती है, लेकिन रणविजय उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे बीच में ही रोक लेता है। उसके बाद वह उसे अपने गले से लगता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, और अगर तुम मेरे पैर छूना चाहती ही हो तो फिर मुझे भी तुम्हारे पैर छूने होंगे। रणविजय की बातें सुनकर विधि जल्दी से उससे अलग होती है और उसकी तरफ देखकर बोलती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, अब पति को पत्नी के पर नहीं छूने चाहिए। उसकी ऐसी कट वाली हरकतें देखकर सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और उसे काफी अच्छा लग रहा था, और वह हंसते हुए ही बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे पैर छू सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे पैर नहीं छू सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। उसका सवाल सुनकर विधि जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँगा वह सब तुम करोगी, है ना? क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। अब जब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, चलो मुझे किस करो। उसकी बातें सुनकर जहाँ विधि पहले बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी और शर्मा रही थी, अचानक से वह हैरान रह जाती है। क्या उसने सच में वही सुना है जो अभी अभी रणविजय ने उससे कहा था? क्या सच में रणविजय ने उसे वही कहा है जो उसने सुना था? विधि इस वक्त हाकी बाकी होकर रणविजय को देख रही थी, जो कि उसके एक्सप्रेशंस को देखकर बहुत खुश हो रहा था। जब वह विधि को इस तरह से कुछ ना बोलते हुए देखा है तो वह शरारत करते हुए बोलता है, क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं जो कहूँगा वही तुम करोगी, तो चलो मैं यही चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर विधि को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वह जल्दी से रणवीर जैसे अलग होकर बैग की तरफ चली जाती है और वहां पर जाकर बैठ जाती है। रणविजय उसकी क्यूट हरकतें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह धीरे से चलता हुआ विधि के पास जाता है और उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। विधि की सांस इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि रणविजय जो कि उसके बगल में बैठा था वह भी उसकी धड़कन की आवाज सुन सकता था। रणविजय से धीरे से अपने हाथ को विधि की गर्दन में डालता है और उसकी तरफ झुकने लगता है और वह फिर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही विधि अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है। ये देखकर रणविजय को अच्छा नहीं लगता है। उसके चेहरे पर जो शर्त थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसे सुबह जो कुछ भी हुआ था वह भी याद आ जाता है। वह भी यह बात समझ सकता था कि एक लड़की अचानक से अपने आप को इस तरह से किसी को नहीं सौंप सकती है। शायद वह कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा था अपने रिश्ते में। ये सोचकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह विधि से दूर हो जाता है। विधि जो कि रणविजय का कुछ करने का इंतजार कर रही थी, अचानक से उसे अपने आप से दूर होता हुआ महसूस करके वह उसकी तरफ देखती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं सच में अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझना होगा। आई एम सॉरी, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन मैं इस रूम में रहकर तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। विधि जो कि उसकी बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार रणविजय कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी वह देखी है कि रणविजय अपनी जगह से खड़ा होकर जाने वाला था। ये देखकर विधि ज्यादा सोचती नहीं है और जल्दी रणविजय का हाथ पकड़ लेती है। रणविजय जो कि अपनी रूम से निकालकर स्टडी रूम में जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक से विधि के हाथ पकड़ने से वह हैरान रह जाता है। वह विधि की तरफ देखा है जिसने अपनी गर्दन को अभी भी नीचे किया हुआ था और वह उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। ये देखकर वह मुस्कुराता है और अपना हाथ आगे बढ़कर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं बगल वाले रूम में हूँ।
लेकिन हाँ, ओजस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह ये कहकर अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसे विधि की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको रोक नहीं रही थी। उसकी बात सुनकर रणविजय, जो कि बाहर जाने ही वाला था, उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह मुड़कर विधि को देखा है, जिसे अब भी अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था और न ही वह उसे देख रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पर मैं अपने पति। रणविजय बस अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और वह विधि के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन विधि को देखकर ऐसा लग रहा था वह बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है कुछ बोलने की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा घबराहट थी, डर था, शर्माहट थी, हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर भी वह रणविजय को वह बात नहीं बोल पा रही थी जो वह बोलना चाहती थी। वह भी अपने हस्बैंड के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ना चाहती थी, वह भी अपने पति का प्यार चाहती थी, लेकिन उसे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। आखिर जिस लड़की एक पति और एक खुशहाल परिवार के सपने देखे हैं, वह अपने पति को उसे खुशी से कैसे वंचित रख सकती थी, जिसकी हर पति को चाहत होती है। वह भी इस बात को समझती थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मुंह से इस बात को कहे तो कहीं कैसे। हालांकि रणविजय जान चुका था कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वह उसके मुंह से सुनना चाहता था इस बात को कि वह क्या चाहती है। क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? अगर कुछ नहीं है तो मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अगर कोई बात को तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। विधि जब यह महसूस करती है तो वह जल्दी से अपना सर ऊपर करती है तो उसे रणविजय की मस्कुलर पीठ दिखाई देती है। ये देखकर कि रणविजय वहाँ से जा रहा है, वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि रणविजय ऐसा क्यों कर रहा है। आज सुबह जो कुछ भी हुआ था वह भूली नहीं थी, और अभी उसकी की गई हरकत की वजह से रणविजय शायद उससे और भी ज़्यादा नाराज हो गया है। ये सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी और वह जल्दी से अपनी जगह से उठती है और भागते हुए रणविजय के पास जाती है और उसे पीछे से गले लगाती है। रणविजय उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है और वह अपनी जगह पर पूरी तरह से जमकर खड़ा हो जाता है। विधि के हाथ इस वक्त रणविजय की कमर पर कस के लिपटे हुए थे और उसने अपने सर को उसकी पीठ में पूरी तरह से घुसा रखा था और उसने इस वक्त उसे गले लगाया था। यह ऐसा था जैसे कि उसे डर था कि अगर उसने रणविजय को अभी छोड़ दिया तो वह उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। यह महसूस करके रणविजय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसे भी पता नहीं चला था कि कब उसे अपनी प्यारी छोटी लिटिल रैबिट से प्यार हो गया था। हालांकि वह यहाँ से इसलिए जा रहा था क्योंकि वह सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब भी वह उसे देखा था उसकी आंखों की मासूमियत में वह कहीं खो जाता था और वह विधि की आंखों में इस कदर डूबता चला जाता था क्यों उसे खुद का ही होश नहीं रहता था। रणविजय धीरे से विधि के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसकी पकड़ को ढीला करता है। उसके बाद वह धीरे से उसकी तरफ पलटा है, लेकिन वह कुछ कहता है उससे पहले ही विधि अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को रणविजय के गले के चारों तरफ लपेट लेती है। उसे महसूस करके रणविजय की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह कुछ कहता या करता है उससे पहले ही विधि अपने कोमल सॉफ्ट पिंक लिप्स को रणविजय के होठों पर रख देती है और वह उसे धीरे धीरे करके किस करने लगती है। रणविजय उसकी इस हरकत से एकदम से हैरान रह जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ विधि कर रही है। रणविजय अपने होश में तब वापस आता है जब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस होता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि आज से पहले विधि ने कभी भी किसी को भी की नहीं किया था, इसलिए उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह रणविजय के होठों पर की नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसके होठों को अपने होठों में लेकर अपने दांतों के बीच उसे चबा रही थी, और उसे दर्द को महसूस करके ही रणविजय वापस से अपने होश में आया था। लेकिन उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। रणविजय फिर अपना हाथ आगे बढ़ता है और विधि की पतली कमर को पकड़कर ऊपर उठना है। विधि की मुलाकात जब असली विधि के परिवार वालों से होगी तब के चैप्टर बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार होंगे। अब बस वेट कीजिए। और रही बात विधि को असली विधि की यादें मिलेगी या नहीं, तो अगर ऐसा होना होता तो ये बहुत पहले ही हो चुका होता, उसे फिर यादाश्त खो जाने का नाटक नहीं करना पड़ता।
इस स्टोरी में रणविजय और विधि एक दूसरे के लिए बने हैं और उन्हें कोई भी जगह नहीं कर सकता है। और विधि के दुश्मनों से निपटने के लिए रणविजय अकेला ही काफ़ी है। दुनिया की नज़रों में भले ही वह एक बिजनेस टाइकून हो, लेकिन उसकी और भी कहीं हिडन पावर है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।